आप देख रहे हैं दंगल। दंगल में हम आपको राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में लिए चलते हैं। दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 दिन के इस कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन करने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के वीर सपूतों को दी जा रही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, जिसमें पीएम मोदी आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी करने वाले हैं। देश भर से सोचे करीब 25,000 अमृत कलश में मिट्टी चावल लेकर यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। उसी मिट्टी से अमृत वाटिका बनने वाली है। पीएम मोदी देश में आज ही मेरा युवा भारत नाम के संगठन की नींव भी रखने वाले हैं। 2 साल तक देश भर में हुए तमाम कार्यक्रमों के बाद अब आजादी का अमृत महोत्सव समापन की ओर है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पीएम मोदी ने अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया था। देश के 6 लाख गांवों और कस्बों में कलश में आई मिट्टी है, चावल है, चावल के दाने। अब दिल्ली में ये सब एक बड़े से कलश में इकट्ठा करके पूरे भारतवर्ष के प्रतीक के तौर पर रखे गए हैं। इस आयोजन में और क्या क्या हो रहा है, हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे। एकता दिवस पर पीएम मोदी ने तुष्टीकरण से देश को खतरा वाली बात क्यों कही है। हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देश की एकता के नाम पर आज का दंगल शुरू करते हैं। मेरा माटी मेरा देश कैंपेन का आज आखिरी पड़ाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ के इस मंच से उन तमाम लोगों को संबोधित करेंगे जो इस कार्यक्रम से जुड़े। ये जो कार्यक्रम है, ये जो वीर योद्धा है, उनको नमन करने के लिए कुल 36 स्टेट्स और यूटी से मिट्टी लाके यहाँ पे अमृत वाटिका बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक अमृत कलश जो रखा हुआ है, तमाम जो 766 ब्लॉक से मिट्टी लाई गई है वो इसी कलश में डाला गया और इसी मिट्टी का इस्तेमाल करके अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। और इसी कैंपेन को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन सारे लोगों से मिलेंगे जो देश भर में जगह जगह से आज यहाँ आए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है आज यहाँ पे। ये कर्तव्य पथ का नजारा है। स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई गई थी ताकि लोग यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम से जुड़े। आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है और पूरे जो कर्तव्य पथ है वहाँ पे दूर दूर तक आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी ताकि लोग आज कर्तव्य पथ आए और कर्तव्य पथ में इस इवेंट में जुड़े, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों को संबोधित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ श्रेयाचार्य जी, आज तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं। हम आपको सीधे लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं। वैसे कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के, प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट RSS के जानकार के तौर पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा आपको सुना देते हैं। आज केवड़िया में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब देश एकता दिवस मना रहा है तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद अब तक जो उन्होंने तुष्टीकरण पर प्रहार किया है उनमें से सबसे बड़ी चोट आज की। यहां तक कह दिया कि आतंकियों के लिए तो रात में कुछ लोग जेल माफ कीजिएगा, अदालत के दरवाजे तक खुलवा देते हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने किस तरह से हमला किया तुष्टीकरण की राजनीति पर। हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं। वो देश विरोधी तत्व पर
सख्ती करने से बचते हैं। आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। इसलिए इन चुनौतियों के बीच आप मेरे देशवासी जनता जनार्दन, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये लोग देश की एकजुटता पर चोट करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। देश इनसे सतर्क रहेगा तभी विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। शहीदों के घरों की मिट्टी आज राजधानी पहुंच रही है। आज उसका सम्मान हो रहा है। पूरा देश इस अमृत महोत्सव के समापन समारोह की तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान तो जुड़ ही गए हैं, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं। संजय शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय, राष्ट्रीय एकता दिवस और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री तो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं देश के इस एकता दिवस समारोह में? फिलहाल अभी तो सब लोगों की निगाहें 8,500 उन कलशों पर हैं जिनमें देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई मिट्टी यहां लाई गई है, जिससे अमृत वाटिका का निर्माण और स्मारक का निर्माण होना है। और उसके साथ ही माटी को नमन, वीरों को वंदन, इस नारे के साथ ये शुरू हुआ अभियान अब समापन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन समापन से एक नई शुरुआत होगी। वो नई शुरुआत होगी कि माटी को नमन और वीरों को वंदन को कैसे और लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे इसे नए आयाम दिए जाएं। यानी कुल मिलाकर एक नया अभियान, लोगों में एक नई चेतना, एक नई भावना भरने की कोशिश की जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री शब्द देंगे। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और अलग अलग ब्लॉक से, देश के अलग अलग विकास खंडों से जो कार्यकर्ता आए हैं यहां, उनको संबोधित करेंगे कर्तव्य पथ पर। यानी एक नए कर्तव्य की भावना का आगाज होगा यहां से। विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? आमंत्रण दिया गया है, नहीं दिया गया है? आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं? बात एकता की है संजय शर्मा। इसमें आयोजकों का यह कहना है कि उन्होंने सभी सांसदों को और सारे नेताओं को जरूर निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल अभी तक तो विपक्ष के कोई बड़े नेता, बड़े नाम यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसे में लग तो यही रहा है कि विपक्ष शायद इस पूरे अभियान से एक तरह से किनारा करके बैठा है। यानी भारत और इंडिया के बीच का अंतर दिखाई पड़ता है। अब भारत किसको रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है, और इंडिया किसको? इंडिया गठबंधन का नाम जरूर विपक्षी पार्टियों ने रखा है। बने रहिए हमारे साथ, आपसे चर्चा आगे भी। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं हम चलेंगे अपने सहयोगी के पास। लेकिन के शर्मा जी, एकता दिवस है, आजादी के अमृत महोत्सव का समापन समारोह है, तुष्टीकरण पर पीएम का सबसे बड़ा आज प्रहार है और विपक्षी नेता ही नहीं वहां पर दिखाई दे रहे, तो कैसे एकता होगी? नहीं, आपके ही रिपोर्टर ने तो बताया कि सबको निमंत्रण दिया गया है। अब ये तो विपक्षी एकता को तय करना है कि वो इस तरह की राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करते हैं या नहीं करते हैं, या उनको नफरत हो गई है इस देश की एकता और अखंडता से, या वो मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि वो उनको देश से विरोध समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा अंजना जी कि सरदार पटेल जी के जयंती के अवसर पर मैं पहले तो अपनी जो है पुष्पांजलि उनको अर्पित करता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरा माटी और मेरा देश का कार्यक्रम किया, ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये देश का कार्यक्रम है और ये एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम है। मैं तो समझता था कि विपक्ष भी जो है इसमें बड़े जोर शोर से अपनी भागीदारी करता। देश की राष्ट्रीयता से किसको विरोध हो सकता है अंजना जी?
और यदि देश की राष्ट्रीय भावना से विरोध है तो उनके विचारधारा को समझा जा सकता है। और देश देख रहा है कि आज, और ये विरोध कोई पहली बार देखने को हमें नहीं मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी केवड़िया में भी थे। सरदार पटेल जी की जो भव्य प्रतिमा, जो विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसका जब वहाँ पर निर्माण हुआ और आज तक कोई भी विपक्षी नेता वहाँ नहीं गया। और मुझे समझ नहीं आता है कि सरदार पटेल जो कि भारत के राष्ट्रीयता के, एकता और अखंडता के इतने बड़े शिल्पकार थे, भाई उनसे आपको क्या नफरत हो सकती है? कोई भी सरकार होगी वो उसकी मूर्ति बनाएगा, कोई भी सरकार होगी देश की राष्ट्रीयता के लिए कोई अच्छा प्रतीक तैयार करेगा। आपको नफरत हो जाती है, आपको उनकी जो महान कार्य हैं उनसे नफरत हो जाती है। आप मोदी जी की नफरत में कितने नीचे तक गिरेंगे, किस स्तर तक चले जाएंगे? आप जो भी एकता के कार्यक्रम हो या जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, हर चीज से आपको नफरत है, हर चीज का आपको विरोध करना है। ये आपकी एक तरह का शगल बन गया है विपक्ष का आज की डेट पर। क्यों भाई वारिस पठान जी, ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? क्यों नहीं शामिल होते आप लोग ऐसे कार्यक्रमों में? बात देश की एकता की हो रही है, माटी शहीदों के आंगन से आ रही है, ये तो सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। और तुष्टीकरण पर पीएम ने सबसे बड़ा प्रहार किया है। जिस याकूब मेमन की वकालत, उसकी पर्देदारी, अरे आहा मत करिए। ओवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमान है इसलिए याकूब मेमन को इतनी जल्दी से फांसी दी जा रही है। पीएम ने कहा जिन आतंकियों के लिए आधी रात में दरवाजा खुलवा देते हैं। 90 मिनट की हियरिंग हुई थी रात के 3 बजे याकूब मेमन के लिए। अभी सुनिए अंजना जी, तुष्टीकरण की बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मुंह से अच्छी नहीं लगती, जिनकी पूरी राजनीति ही तुष्टीकरण के ऊपर चल रही है इतने वर्षों से, वो बात तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अरे गाय गंगा दंगा मंदिर, इसी के ऊपर तो उन्होंने राजनीति की, अपनी डेवलपमेंट विकास की तो बात तक नहीं है इनकी जुबान के ऊपर। भूल जाइए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, 15 लाख जमा हो जाएंगे, कुछ नहीं। इनकी राजनीति सिर्फ एक ही चीज है, जेएसआर नहीं बोला मार दो, नरसंहार कर दो, उसको ग्लोरीफाई करो, बाद में छूट के आए तो गाय के नाम पे मार दिया जिसने, उसका नरसंहार कर दो, उसको बाद में गले लगाओ, फूल हार पिनाओ उसको, वही राजनीति करेंगे लोग। 2 से लेकर 350 तक इसी के ऊपर पहुंचे। अंजना जी आपको भी पता है ये वाली बात। और तुष्टीकरण क्या है मैं आपको बताता हूं। तुष्टीकरण ये मुसलमानों के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाओ देश में, मुसलमानों को गालियां बको और वार्ड पे वोट हासिल करो। इसको सबसे बड़ा तुष्टीकरण का एग्जाम्पल तो ये है तुष्टीकरण का। आप तुष्टीकरण का मैं आपको भारी एग्जाम्पल देता हूं, तरोताजा। राजा सिंह इनका जो मेन था, जो जहर उगलता था मुसलमानों के लिए, गालियां, नरसंहार की बात, उसको सस्पेंड कर दिया। पहले दुनिया को दिखाया, देखो बीजेपी ने एक्शन ले लिया। चुनाव के पहले उसका वापस सस्पेंशन रिवोक करके उसको फिर से टिकट दे दिया, वहां पे खड़े होके कि जा बेटा जहर उगल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर। बिदुरी इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे संविधान की शपथ लेके खड़ा है और पूरे मुस्लिम समाज को उसने गालियां दिया था पार्लियामेंट के पतल के ऊपर। उसका क्या किया, प्रमोशन, कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, टोंक का इंचार्ज, और ये हमको सिखा रहे, पाठ पढ़ रहे तुष्टीकरण का। अरे मोदी जी पहले अपने गिरेबान में आपको। अच्छा, आप ओवैसी जी का भाषण सब सुनते हैं कि नहीं सुनते? डेवलपमेंट का हम तो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। वारिस जी अपना भाषण, ओवैसी जी का भाषण कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अंजना जी, वारिस पठान जी, आप तो फॉर्मर एमएलए हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन अपना भाषण, ओवैसी जी का भाषण सुनते हैं कि नहीं सुनते? भाषण सुनते हैं, साथ में बाजू में बैठते हैं। हाँ, कितने भाषण में तो बाजू में बैठे। अभी भी हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक में राजस्थान जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, भाषण देंगे, युवाओं को जगाएंगे कि अपने हक की लड़ाई लड़ो। संविधान 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ किसने बोला था? आज चलिए वारिस जी को एक बार मेरे साथ दिखाइए, वारिस जी को मेरे साथ दिखाइए। बात हेट स्पीच की हो रही है तो जरा वारिस जी को दिखाइए। चलिए आइए। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ किसने बोला था? हाँ, अगर आपने सही सही बता दिया तो मान जाऊंगी मैं आपको। अच्छा, किस विषय में बोला था? विषय मत बोलिए ना। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ किसने बोला था? आज वारिस पठान पूरे देश के सामने सच्चाई से बताने वाले हैं कि किसने दिया था ये बयान। जिसके भी बारे में बोला था, किसने बोला था? आज अंजना ओम कश्यप जी मुझे एक 20 सेकंड, अंजना ओम कश्यप जी मुझे 20 सेकंड का टाइम दिया। दूध का दूध, पानी का पानी पूरे देश के सामने हो जाएगा। हाँ। वारिस पठान ने बोला था 15 करोड़ है। वारिस पठान ने बोला 75-20 करोड़ के ऊपर भारी। और किसके लिए बोला था? और वो मंच था, CAA NRC का मंच था।
और बाद में विड्रॉ भी किया था अपना बयान। बुद्धिस्ट बैठे थे, माफी भी मांगनी पड़ी थी कि मैंने अगर दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। क्यों ऐसी बोली बोलते हो? क्यों ऐसी बोली बोलते हो आप लोग? हमारे इस्लाम में सिखाया है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। इस्लाम में इंसानियत का पाठ पढ़ाया है कि अगर आपकी वजह से किसी के दिल को ऐसा लगा हो, भले ही गलत फहमी में लग गया हो, उसको कहने मेरे को क्यों बोला, क्यों चैलेंज किया, तो बोलना चाहिए कि ठीक है आपके दिल को हाथ पहुंचाना मेरा इंटेंशन नहीं था। मैंने अपनी बात रखी थी कि जो CAA NRC के सपोर्ट में खड़े हैं वो 80% है और जो अपोज कर रहे हैं 15% है। लेकिन आपने चलाया उसको हिंदू मुस्लिम किया, क्योंकि बीजेपी है ना, फिर जब वही तक बोलने हिंदू लगे। मुस्लिम ठीक है, नहीं करेंगे मैं आ रही उनका हूं पेट वारिस जी, नहीं भरेगा। मैं लौट रही याकूब मेमन के लिए खड़े थे ना, उसमें 80 लोग ने साइन किया था। अंजना जी, सोशल एक्टिविस्ट, इनके पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम जेठमलानी, तीस्ता सेटलमेंट, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट ने साइन किया था। वो आपने नहीं दिखाया लेटर, वो लेटर जरा दिखाओ, 82 लोगों की सिग्नेचर वाला है, तब सबको पता चलेगा क्या है। ठीक है। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की पहल कर रहे हैं और आज शहीदों के घर से माटी आ रही है, आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय एकता दिवस, लेकिन विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता है कि बीजेपी जहर फैला रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। उनके आरोप में दम नहीं है क्या? एक के बाद एक बहुत सारे उनके नेता हैं जो इस तरह के नफरती भाषण देते हैं। अभी उन्होंने गिनाया और उस शख्स को फिर टिकट भी मिल गया है पार्टी की तरफ से। उस पर मैं पूछूंगी शर्मा जी से भी। अंजना जी, नाम गलत चल रहा है, ठीक कीजिए। अब निजेश जी की तस्वीर नीचे कीजिए, के शर्मा ऊपर। हाँ बोलिए। अंजना जी, ये उस पार्टी के व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके अध्यक्ष के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने माता कौशल्या के बारे में क्या कहा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देख लो हम क्या करते हैं। जिनके सदस्य ने यह कहा था कि यहाँ पे सरेआम चौराहे पर सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, लटका दिया जाना चाहिए नुपुर शर्मा को। वो लोग किसको समझा रहे हैं? ये गणपति पापा मौर्य, ये गंगा जमनी तहजीब कहने वाले, बार बार का नारा मुहावरा बताने वाले गणपति पापा मौर्य पे कान पकड़ के माफी मांगते हैं और उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति में हमें समझाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वो होती है जिसमें आम मुसलमान को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद देखिए 2014 के बाद बीजेपी की तुलना AIMIM से होगी कि AIMIM तो कभी उसमें रहा ही नहीं सत्ता में। तो मैंने सवाल पूछ लिया, उनकी कहानी क्यों गिना रहे हैं? सत्ता में नहीं। प्रधानमंत्री, एक सेकंड में लौट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो गई हैं, आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त है, 6 लाख गांवों से मिट्टी आई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह वो केवड़िया में थे, जहां पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, मेरी माटी मेरा देश, देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अभियान है। राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम स्तर पर लाखों कार्यक्रम किए गए हैं देश भर में। अर्पित करें देश की माटी को इस भारत कलश में देवियों सज्जनों, ये देखिए, नमन भी करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय और सभी जो मंच पर विराजमान विभूतियां हैं, वे सभी इस अवसर पर और हम सब अपने स्थान पर लाखों कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए थे। आजादी के अमृत महोत्सव में ध्यान करते हुए देश भर में शिला फलकम, वसुधा वंदनन, वीरों का वंदन कार्यक्रम 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 2.5 लाख शिला फलकम जो है वो बने। 4 करोड़ से अधिक पंचप्रण शपथ लोगों ने अपलोड भी किए। 2 लाख से अलग ज्यादा जगहों पर वीरों का वंदन कार्यक्रम हुआ। वसुधा वंदन कार्यक्रम में लगभग 2.25 लाख अमृत वाटिका बनाए गए। अमृत कलश यात्रा की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये देखिए प्रधानमंत्री अब उस माटी को इस कलश में मिला रहे हैं। अमृत कलश यात्रा 36 जगहों पर, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों से ये दिल्ली में ये मिट्टी आई है। 766 जिलों के 7000 ब्लॉक से अमृत कलश यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। 25,000 सोचिए आप अमृत कलश यात्री पहुंचे इस अभियान में। 6 लाख गांवों, कस्बों की मिट्टी आप देख रहे हैं और मिट्टी के साथ चावल भी है। प्रधानमंत्री उससे अपने माथे पर तिलक लगाते हुए, टीका लगाते हुए, इस माटी को अपने बहुत बहुत आभार ललाट पर लगाते हुए एक विशाल कलश में देश भर की ये आप देख रहे हैं मिट्टी और चावल सब कुछ इकट्ठा किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी मिट्टी डाली और उसके बाद अपने माथे पर उस मिट्टी को सजाया। मेरा युवा भारत भी शुरू हो रहा है
जब ये घूमे एक स्वायत्त संगठन की शुरुआत हो रही है। राष्ट्र निर्माण, विकास के लिए, युवाओं को प्रेरणा के लिए ये संगठन, देश के विकास में हर युवा को बराबर मौका मिले, इन सब पर इसका फोकस रहेगा। जो इस समय आपके सामने दृश्य है, जो भारत कलश, विशाल कलश अपने स्थान पर एक चक्र की तरह घूम रहा है, भारत की माटी मिल रही है आपस में और साकार हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर मेरी माटी मेरा देश के इस राष्ट्रीय आयोजन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से देश के गौरवशाली इतिहास, इसकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों वीरांगनाओं को याद करते हुए आज हम सब देश की माटी को नमन कर रहे हैं, संकल्पित भी हो रहे हैं नए भारत, विकसित भारत के निर्माण के लिए। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस प्रेरक और अद्भुत चिंतन के साथ देश के लोगों को विशेष जो बड़ा कलश आपने देखा, जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने मिट्टी डाली। ये 6 लाख गांवों से, ब्लॉक, जिला, हर स्तर पर शहीदों के आंगन से मिट्टी आई है। अमृत वाटिका की यहीं से शुरुआत होने वाली है जो पीएम कर रहे हैं। एक बार जल्दी से आशुतोष जी से कमेंट ले लेते हैं। पहले तो ये पहल, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमेशा कहा जाता है कि शहीदों को लेकर कई बार ये देश उदासीन भी दिखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि शहीदों को उनका स्थान मिले और इस कड़ी में ये माटी उनके गांव से आ रहा है। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम, अमृत महोत्सव का ये समापन समारोह, आप इसको किस तरह से देखते हैं आशुतोष जी? नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्यक्रम है और इस तरीके के कार्यक्रम कोई भी करे उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे देश को एक सूत्र में जोड़ने की एक जो कोशिश है उसमें सब लोगों के अंदर एक चेतना होती है कि देश अपना है और इस देश के एक एक जन, एक एक लोग और सब उनके साथ जुड़े हैं। और इसके साथ साथ आप इस देश के इतिहास के साथ भी जुड़ते हैं कि 75 साल हुए देश की आजादी को मिले हुए। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी तरीके की आपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। हर व्यक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए, हर शख्स को जितना हो सके इसमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार का ये कदम मुझे लगता है कि अच्छा कदम है। अब अगर हम पॉलिटिक्स पर जरा आए तो ये तुष्टीकरण पर जो पीएम ने आज प्रहार किया है, आपको नहीं लगता उनकी बातों में दम है? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक आतंकी के हैंगिंग को लेकर देश में रात के 3 बजे, उन्होंने इतना स्पेसिफिकली नहीं कहा, लेकिन अदालतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कुछ लोग खुलवाते हैं। उन्होंने एक तरह से हमास के जो समर्थक देश के अंदर बैठे हुए हैं उन पर भी आज बिना नाम लिए करारा प्रहार किया है। इन सब पर आशुतोष जी आपकी क्या राय है? देखिए, हमास का अगर नाम लेंगे तो फिर ये मोदी सरकार की एक दुखती हुई कमजोर नस है, क्योंकि अभी तक उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है। और ये अगर कर दें तो बहुत बेहतर है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। जहां तक मैंने जितनी बार प्रधानमंत्री जी का जो पहला बयान था उसमें भी मैंने देखा था उन्होंने आतंकवादी घटना की निंदा की थी, लेकिन उसमें भी हमास का नाम नहीं था, जो पहला ट्वीट उन्होंने किया था। और अभी तक भारत सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है। तो ये एक इस बात को दर्शाता है कि भारत की एक बहुत ही एक सोची समझी एक विदेश नीति है, और उस विदेश नीति का पालन चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वो उस नीति के ऊपर वो चल रहे हैं। थोड़ा सा डिविएशन उसमें हुआ है, और डिविएशन नरेंद्र मोदी जी के समय से नहीं बल्कि नरसिम्हा राव के समय से, जब कोशिश की गई कि हमें इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, उसी को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने भी किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, किसी भी तरीके से हमास के नाम पर किसी के भी हमला करने की कोशिश करे, लेकिन अगर वाकई उनको लगता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है तो भारत सरकार को उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहना चाहिए कि वह एक आतंकवादी संगठन है। क्यों उससे बच रहे, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, के शर्मा जी इसका भी जवाब दीजिएगा। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं, हम सीधा आपको वहीं लिए चलेंगे। ये विजय चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक भव्य आयोजन वहां पर किया गया है, देश भर से युवा भी आए हैं। हमने बताया आपको कितने यात्री यहां पर अलग अलग जगहों से कलश लेकर पहुंचे हैं। मिट्टी छोटे छोटे ब्लॉक से, जिला से, गांव से, लगभग 6 लाख गांवों से, शहीदों के आंगन से, ये सब कल मिलकर यहां पर अमृत वाटिका की भी शुरुआत हो रही है। के शर्मा जी वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही है तो हमास को आप लोग आतंकी संगठन घोषित करने से क्यों पीछे हटते हैं? पीएम तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन कई मामलों में उनको घेर रहे हैं, चाहे वो वारिस पठान हो या फिर आशुतोष हो। दोनों पर ही आपका जवाब उसके बाद आ रही हूं। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं,
क्या इसके जरिए भी मतलब नहीं, अच्छे आज तो आशुतोष जी ने भी बड़ाई कर दी, बोल रहे हैं कि ये एक अच्छी पहल है जो आप लोग यहां पर कर रहे हैं विजय चौक पर। कोई पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश तो नहीं होगी यहां से शर्मा जी? नहीं, ये बिल्कुल एक राष्ट्रीय संदेश होगा और मैं समझता हूं कि देश के युवाओं में एक अच्छी चेतना, आशुतोष जी ने भी अच्छी बात की। आशुतोष जी भी भारत के ही हैं और मैं उनकी राष्ट्रीयता पर कोई प्रश्न नहीं है और उनकी भावना पर, राष्ट्रीय भावनाओं पर भी कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी देश का नागरिक होगा, मैं विपक्षियों की बात नहीं करता, नहीं, यदि वो अच्छी बात करेंगे तो मैं बिल्कुल उनका आदर भी करूंगा, सम्मान भी करूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा उनका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर तो उनकी और मेरी कोई मतभेद थोड़ी ना अंजना जी। लेकिन हाँ, मैं फिर वही कहूंगा कि एक घिसी पिटी लकीर हमारे देश के अंदर है कि आप प्रतिबंधित कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आता प्रतिबंधित करने से क्या हो जाता है। हमने सिमी को प्रतिबंधित किया, वो एक नया संगठन के नाम से PFI बना के खड़े हो गए। प्रश्न प्रतिबंध का नहीं है अंजना जी, प्रश्न है आतंकवादी मानसिकता को कुचलने का है। इस मानसिकता को कुचलना होगा, इसको प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं। ये तो सारी प्रक्रियाएं हैं। आज मुझे एक बात बताइए, PFI जो था वो तो प्रतिबंध अभी हुआ ना, लेकिन उसके घटनाक्रम जो आतंकी घटनाक्रम थे उस पे कितने PFI के सदस्य यहां पर बंद हुए, कितने लोगों को आतंकी के रूप में जो है पकड़ा गया। लेकिन मैं कहता हूं कि ये इस मानसिकता को जो है कुचल देने की जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हम उस मानसिकता को भी खत्म करना चाहते हैं जो इस तरह से तुष्टीकरण करके और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। यही कांग्रेस है ना। बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के नाम पर क्या स्थिति हुई, सोनिया गांधी के आंसू बह रहे थे आतंकवादियों के नाम पर। उनकी जब हत्या की, उनको जब कुचला गया, ये देश जो भूल सकता है इशरत जहां को इस देश की बेटी बता दिया एक आतंकवादी को। यह विपक्ष की मानसिकता थी। यह विपक्ष की मानसिकता की आतंकवाद तुष्टीकरण करने के लिए केवल आप भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की गणना गढ़ते चले गए। आपने देश के साथ क्या किया तुष्टीकरण के नाम पर, और वही जो है एक आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली स्थिति बनी इनके सरकार में। आप देखते थे अंजना जी, विश्व में भारत का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जिसमें आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी, बम विस्फोट नहीं होते थे, लोग नहीं मारे जाते थे। और इसके बावजूद भी उस आतंकवादी घटनाओं के प्रति कैसा नरम रवैया होता था। और आज वही देश है, वही सेना है, वही लोग हैं। आज किस तरह से आतंकवाद पर लगभग कंट्रोल कर दिया गया और उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और जो है उसके ऊपर हमला करके किया गया। किस तरह से आतंकियों को कुचला गया इस पर। तो आज स्थिति बदली है ना। आज जब भावना जो है बनी है कि तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबके साथ न्याय हो। अभी मैं वारिस पठान जी को सुन रहा था, बड़ी ऊंची बात कर रहे थे तुष्टीकरण की और ये बता रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए इनके ओवैसी साहब का एक भी भाषण अंजना जी बता दीजिए जो मुस्लिम समाज को जो है उत्तेजित करना, उनके अंदर एक आवेग पैदा करना, इसके अलावा किसी तरह का और उनका कोई भाषण होता। मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुस्लिम ये करेंगे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है उनको। एक समुदाय को कैसे कर सकते, यही काम कांग्रेस करती रहती है। देश में जो है संसाधनों में सबसे पहला अधिकार किसका होगा, ये बयान किसका है, ये इसी कांग्रेस का है। हम मुसलमानों की पार्टी हैं, ये बयान किसका, ये इसी कांग्रेस पार्टी का है। हर स्तर पर जो है तुष्टीकरण की राजनीति करना, हाँ। और छोटे से बड़े लेवल तक। और यदि मैं दूसरी बात कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या रही कि सबका साथ सबका प्रयास, तो आज जितने हमारे यहाँ देश में 11 करोड़ शौचालय बने हैं, अंजना जी किसी से नहीं पूछा कि किस धर्म और किस जाति के हो। ठीक, हमने जो बनाया पक्के मकान यदि दिए तो ये पूछ के नहीं दिया कि किस धर्म और किस जाति के हैं। ठीक, आज यदि निःशुल्क सिलेंडर दिया तो ये नहीं पूछा कि किस धर्म और किस जाति के हैं। ठीक, आयुष्मान कार्ड दिया जी, छोटा सा जवाब उसके बाद से अब निजेश जी आपके पास आ किस जाति के। ये है सबका साथ सबका जी। हाँ। एक बहुत दिलचस्प, अरे सुनिए अंजना जी, एक बहुत दिलचस्प बात आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। 1-2 दिन से आज मौका मिला तो मैं बताऊंगा। ये टॉपिक इसी के ऊपर है। हाँ, वैसे ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? रील्स करके पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, पहले थोड़ा सा बता दीजिए। ये तस्वीरें जो हम लोग दिखा रहे हैं, पूरे देश भर की मिट्टी आई है, बड़े से कलश में विजय चौक पर है, पीएम ने माथे पर लगाया। हाँ, इस पर भी थोड़ा वारिस जी।
जी 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 उस पर भी बोलता हूं जरा एक 10 सेकंड में भूल जाऊंगा अंजना जी। बड़ी दिलचस्प बात चल रही है, आपने हमास का जिक्र किया इसलिए बता रहा हूं। 2 दिन से एक वीडियो पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरल चल रहा है, मुझे तो 50,000 आगे होंगे अब तक। उसमें दिखा क्या रहा है मालूम है? एक तरफ भारत देश के 5-6 बड़े एंकर हैं जिसमें सबसे आगे आप हो, एक तरफ मैं बैठा हुआ हूं, आप सवाल कर रहे हैं मिस्टर पठान बोलो हमास आतंकवादी है या नहीं। दूसरी मैडम पूछ रही है वारिस भाई हमास आतंकवादी है या नहीं। तीसरा चिल्ला रहे वारिस पठान इज हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नो। लोग जवाब दे रहे लाखों करोड़ों, क्या वारिस पठान यूनाइटेड नेशन का चीफ है? क्या वारिस पठान देश का प्रधानमंत्री है? क्या वारिस पठान बिल्डिंग में आप रहते हैं ना, वही 10-15 लोगों से आपने घुमा फिरा लिया होगा। हम लोगों ने नहीं देखा ऐसा कोई वीडियो। नहीं अरे छोड़िए वारिस जी, वारिस पठान बोलता है तो फिर अरे वारिस जी अपने मोहल्ले में घुमा लिया होगा आपने एक वीडियो बनवाकर। नंबर 1 पे एक सेकंड एक वीडियो बनाकर एक वीडियो बनाकर आप घुमा एक सेकंड आपका वीडियो बनाकर आप अपने ही मोहल्ले में घुमाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी एंकर की सेहत पर। सवाल यह है कि अगर आप हमास को डिफेंड करने आएंगे तो फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा, क्योंकि 7 अक्टूबर की घटना पर आपको सेलेक्टिव एमनीशिया है, यानी आपका आंशिक रूप से याददाश्त खो जाता है। जैसे ही 7 अक्टूबर की आतंकी घटना पर मैं सवाल करती हूं तो आपको आंशिक याददाश्त खोने की बीमारी हो जाती है। इसलिए आपसे हमास पर मैं प्रश्न करती हूं। हमास पर मैंने प्रश्न के शर्मा से भी किया, हमास पर ही प्रश्न आशुतोष जी से भी किया, लेकिन वो सब आपको सुनाई नहीं देता है। तो ये जो छोटे मोटे वीडियो आप बनाते हैं ना अपने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर, इसको आप नेशनल टीवी पर कम से कम मत लाइए। माहौल तो ऐसे आपने बनाया जैसे पता नहीं कौन सा वीडियो लेकर आए हैं। मुद्दे पर जवाब दीजिए और मुद्दे पर ही चर्चा को रखिए जल्दी से। अंजना जी बड़ी साफ सी बात है। बारिश जी अब सुन लीजिए, आप उसके आगे 10 सेकंड में आपने जवाब दे दिया। अंजना जी बड़ी साफ सी बात है, ये वही टेक्निकलिटी है कि भारत सरकार ने अभी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। 250 लोगों को जिस तरीके से बंधक बना के ले गए, 1000 लोगों को घर से निकाल के मारा, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन उड़ाई, उसके बावजूद जब तक भारत सरकार नहीं कहेगी तब तक हम हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानेंगे। ये वही टेक्निकलिटी है जिसके कारण आज प्रधानमंत्री ने कहा कि रात को 2 बजे जो है अदालतें खुलवाने पहुंच जाते हैं टेक्निकलिटी लेकर के। ये वही टेक्निकलिटी है। मुझे तो हैरत होती है कि भारत सरकार के साथ अगर इतना साथ खड़े होते हैं तो भारत सरकार ने कहा कि इजराइल पर होने वाले इस आतंकवादी हमले के समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो खुल करके कहिए ना कि हाँ हम भारत सरकार ने जो पक्ष लिया उसके साथ खड़े। भारत सरकार के आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है ना कि प्रधानमंत्री ने महमूद अब्बास से भी बात की, जो कि वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन के हमास के नहीं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन तो उसकी वजह से तमाम फिलिस्तीनियों, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। तमाम फिलिस्तीनियों को मुसलमान या इस्लाम धर्म फॉलो करने की वजह से विलेनाइज भी तो नहीं करना चाहिए। वो भी तो एक पक्ष कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है देश के अंदर। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? यही कह रहा हूं, किस दुनिया में जी रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो पीएम ने महमूद अब्बास से बात की, वरना उसके पहले तो सिर्फ उनसे ही नहीं। अरे सिर्फ उनसे ही नहीं, कतर के उससे भी बात की, कतर राष्ट्राध्यक्ष से भी बात की है, मिस्र के राष्ट्रपति से भी बात की है उन्होंने। बात बड़ी साफ सी, उन्होंने कहा कि इजराइल पर होने वाले इस आतंकवादी हमले के समय में हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, और अगले क्षण उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, उसके साथ भी हम खड़े हैं। इजराइल को जिस तरीके से वहां पर सिविलियंस को जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से मारा गया और बंधक बना के रखा गया है, उसमें हम ये कहें कि भैया बैठ करके सुलझा लो। 7 अक्टूबर के बाद जो हुआ, क्या उसमें आपको सेलेक्टिव एमनीशिया है? क्या आपको लगता है कि अगर 1,500 लोग मारे गए, 8,000, 9,000, 24 दिन से लगातार बमबारी, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है? मैं एक बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं, अगर ये बंधक नहीं होते वहां पर तो मैं इस बमबारी का विरोध करता कि बैठ के बात करो। तो बंधक, अगर बंधक किस लिए लेके गए थे? अगर आज ये बंधक नहीं होते, अगर हमास नाम के संगठन ने उनको इजरायली नागरिकों को बंधक ना बनाया होता, तो मैं कहता कि उस 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल को टेबल पर आना चाहिए और फिलिस्तीन और अपने बीच के जो संघर्ष है, जो झगड़े हैं, उसको टेबल पर सुलझाना चाहिए। लेकिन ये 250 जो बंधक बना के रखे हैं, ये किसने? इसके बारे में एक बार भी कोई नहीं बोला ना अंजना जी इसमें से। इसके बारे में तो नेतन्याहू नहीं बोल रहे, ये लोग क्या बोलेंगे? नहीं नेतन्याहू, अच्छा मतलब वो ठीक है, नेतन्याहू
नेतन्याहू ने क्या सवाल कहा है है? कि उनके देश को नेतन्याहू ने उससे डील आपने कहा करना कि है नहीं बोले वो, उन्होंने कहा कि बंधक छुड़ाना हमारी प्राथमिकता है। कहां बोला है? आप देखिए लगातार नहीं, उन्होंने मैं बात जो की है चैनल्स कि पर क्या- देख रहा हूं, मैं क्या- डायरेक्ट मेरी नेतन्याहू से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो नीचे आ रहा है और जो नेतन्याहू के भाषण के अंश आप लोग मींस मतलब डिफरेंट चैनल्स से सुनाते हैं, आपको लगता है कि नेतन्याहू को बंधकों को छुड़ाने बंधकों के की लिए कोई चिंता बमबारी नहीं का है? तरीका थोड़ी हो सकता है सर। बंधकों को छुड़ाने नहीं, के लिए तो ये बातचीत ऐसा है ना, करनी पड़ेगी ना। जिस देश के 250 बंधक है ना, ये उसके बारे में सबसे पहले बात करिए कि वो 250 सिविलियंस, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनके बारे में, ये जो फिलिस्तीन के समर्थन में जितने आशुतोष जी। प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि फिलिस्तीन या हमास, पहले इनको छोड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इनको छोड़ना आपकी प्राथमिकता है। आशुतोष जी, अवनीश जी के पास बहुत सारी जानकारियां होगी जो शायद हमारे पास नहीं होगी, लेकिन आज की तारीख में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वहां के जो ज्यूज हैं वो कह रहे हैं नॉट इन माय नेम। वो कह रहे हैं कि नॉट इन माय नेम, आप मेरे नाम पर जो आप फिलिस्तीन में कहर बरपा रहे हैं ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है यही मानवता का तकाजा है, और इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि 7 अक्टूबर की घटना घृणित है, कंडेमेबल है। हमास जहां मिले उसको उसी तरीके से सबक सिखाना चाहिए जिस तरीके से बर्बरता उसने की है। लेकिन आज की तारीख में इजराइल की सेना जो बर्बरता इस वक्त फिलिस्तीन में कर रही है, मानव इतिहास में उसका कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। पिछले 2 साल में यूक्रेन में जितने लोग नहीं मरे हैं उससे ज्यादा पिछले 3 हफ्ते में इजराइल के अंदर मरे हैं, और उसमें 3607 बच्चे हैं। 60% महिलाएं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अगर इस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर स्पष्ट तौर पर नहीं बोलती है तो यह गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल यह, भारत सरकार की जो नीति है, मोदी सरकार की जो नीति है इस पूरे मसले पर, मैं 100% उस नीति के साथ हूं, क्योंकि हमास ने जो किया है उसके आधार पर आप मुस्लिम देशों के साथ भी अपने रिश्तों को बिगाड़ नहीं सकते और नहीं बिगाड़ना भी चाहिए। जो साथ ही साथ जो हमास ने किया उसकी भी निंदा जम के की जानी चाहिए। हमास शब्द का उन्होंने आतंकवाद से नहीं जोड़ा, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन एक सवाल और भी, हमें इस वक्त मिडिल ईस्ट की राजनीति को भी समझना चाहिए। मिडिल ईस्ट आज उस मुहाने पे खड़ा हुआ है जहां ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बातचीत हो रही है, जहां इजराइल और यूएई के बीच में बातचीत हो रही है, जहां इजराइल और बहरीन के बीच में बातचीत हो रही है, मोरक्को और सूडान के बीच में अब्राहमिक अकॉर्ड्स हो रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट भी चेंज हो रहा है। मिडिल ईस्ट की पहचान सिर्फ इजरायली, यहूदी और इस्लाम के नाम पे नहीं है। और मुझे लगता है देखिए, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, सबसे बड़ा वहां पर मुल्क, ये खुद चाहते हैं कि खात्मा हो हमास जैसे आतंकी संगठन का। आप वारिस जी क्यों बार बार हाथ उठाते? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिना मतलब का। नहीं, अभी अब्दुल्ला बोलेगा, सुनिए। अभी अब्दुल्ला काहे को दीवाना हुए पड़े हैं आप? अंजना जी, ये जरा अवस्थी जी को बताइए। अवस्थी जी को बताना चाहता हूं मैं कि अवस्थी जी जरा देखिए, उस तरफ इजराइल के अंदर तेल अवीव में बड़ा मोर्चा निकल गया रास्ते में। प्रोटेस्ट यात्रा किसके खिलाफ निकली है मालूम है? नेतन्याहू के खिलाफ। वो बोलते नेतन्याहू को रिजाइन करो, वॉर क्रिमिनल है, उसने इनोसेंट विक्टिमों को नरसंहार कर दिया है। अच्छा, बात है भारत देश की। भारत देश ने सामग्री बेची, मेडिकल एड वहां पर भेजा, सब बहुत अच्छा किया। उसके बाद में जब वहां पर यूनाइटेड नेशन के अंदर वोट डालने का टाइम आया सीज फायर पे, तो भारत तो एब्सटेंड हो गया उसके अंदर से, जबकि हमारे पास तो G20 की प्रेसिडेंटशिप है। अच्छा, हमारे पास तो पावर है। मोदी जी को बोलना चाहिए था सीज फायर करो, मुझे जितने पता है आप कहाँ हॉस्टेजेस, पहुंचेंगे, महिलाएं, बार-बार आप बुजुर्ग वहीं पे बच्चे इस तरफ पहुंचते है हैं। उनको छोड़ो, जितने हॉस्टेजेस महिला और बुजुर्ग इसी की बच्चे इस आड़ तरफ में है, उनको छोड़ो। इसी की आड़ में छोड़ते आप ही हमास के खिलाफ बोलने से बचते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है, क्योंकि आप भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रहे हैं वारिस पठान, उससे इनकार मत कीजिए। और कहा है मैंने आपको, ये गली मोहल्ले वाले वीडियो, वायरल वीडियो की चर्चा यहां मत किया कीजिए। आ रही हूं मिस्टर शर्मा, थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार लिए चलते हैं आपको इंडिया गेट। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बोलने वाले हैं, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां पर, बताइए। फिलहाल अभी तो जो चल रहा है वो ये कि पूरी तैयारियां हैं और सब लोग उत्सुक हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। बस जहां मैं खड़ा हूं वहां से कुछ ही मीटरों की दूरी पर वो मंच लगा है जहां प्रधानमंत्री मेरी माटी मेरा अभिमान इसका समापन समारोह है। और समापन समारोह में वो देश के युवाओं को, देश के वीरों को अभिनंदन और अभिवंदन करते हुए प्रधानमंत्री अब देश को संबोधित करने वाले हैं। तो सारे लोगों की उत्सुकता यही है कि बस अब सारे क्रियाकलाप प्रधानमंत्री के भाषण तक जाएं और उसके बाद फिर क्या संदेश मिलता है इस पर हम आगे चर्चा करें। शर्मा जी, सिर्फ 2 लाइन में अपनी आखिरी बात बोलिए, सिर्फ 2 लाइन। बस मैं 2 लाइन में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अंजना जी। इस घटना को
ये घटना यदि लश्कर तोयबा ने भारत के अंदर किया होता, उसके 300-400 आतंकी आके और भारत के लोगों के 1000 लोगों की हत्या कर देते और यहां से 500 लोगों को बंधक बना के इस्लामाबाद में रख लेते अपने पास, तो भारत क्या करता? ये बारिश पठान से ठीक है, यहीं पर इस चर्चा का अंत करना होगा। एक लाइन में आप अपनी बात बोल लीजिए, वरना बात कह रहा हूं कि वो जो यहूदी उस पर इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहीं आपको वो दिखाई देता है जिन्होंने ये मुस्लिम कंट्रीज में जिन्होंने हमास की बात की हो? आशुतोष जी जरा उसके बारे में बताइए, अगर कोई एक आध कहीं आया हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ खात्मा करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ दंगल में जुड़ने के लिए।